हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर की। इससे संबंधित जो 2 सितंबर को मीटिंग होने वाली थी वो पूरी हो चुकी है और उसमें कुछ बहुत बड़े-बड़े निर्णय लिए गए हैं। आज हम उसी निर्णय के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसमें अगर हम ब्रीफ निर्णय की बात करें तो इसमें ये जो पहला निर्णय लिया गया है वो ये कि इसमें फंड रेजिंग करने वाले हैं। कितने का फंड रेजिंग करने वाले हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल से बताया हुआ है। साथ ही साथ उसका जो प्राइस है, किस रेट पे ये फंड रेजिंग करने वाले हैं, कितने शेयर जारी करने वाले हैं, ये सारा डिटेल उन्होंने बताया हुआ है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि इसमें एक चीज़ और ये नहीं बताया है कि ये जो फंड रेजिंग होनी है वो किस माध्यम से होनी है। इसके बारे में जो अगली मीटिंग होने वाली है सितंबर में ही, सितंबर के लास्ट महीने में, उसमें ये शायद हो सकता है कि चर्चा करें, क्योंकि इस पर अभी प्रोमोटर का तो अप्रूवल मिल गया है, लेकिन अभी जो शेयर होल्डर हैं उनका अप्रूवल लेना इस पर बाकी है। साथ ही साथ इसके मैनेजमेंट में भी कुछ चेंज किए गए हैं, जो बहुत बड़े बड़े चेंज हैं हुए हैं। उसके बारे में भी हम डिटेल से इसमें चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने इस मीटिंग में यह भी बता दिया है कि अगली जो मीटिंग होनी है वो सितंबर के किस डेट को होनी है। तो उसके बारे में भी हम डिटेल से देखेंगे कि कब होनी है और वो जो मीटिंग होनी है कितने समय के बीच में होनी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि जब पिछला ट्रेडिंग सेशन बंद हुआ था सितंबर 1 को, लगभग 4 बजे के आसपास इसका डेट अपडेट हुआ है। उस समय ये लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज किया था और ₹1.18 के आसपास ये बंद हुआ था। और ये अगर डे की रेंज की बात करें तो यहाँ पे ₹1.18 का ये लो बनाते हुए बंद हुआ था, अर्थात इसमें लगभग 1.5% का लोअर सर्किट लगा था। वहीं अगर हाई की बात करें तो ₹1.18 के हाई ही बनाया था, अर्थात इसमें लोअर सर्किट ही लगा है, जिसके कारण इसमें हाई और लो दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं। अगर 52 वीक लो की बात करें तो इसमें आप देखिए कि 83 पैसे का इसका 52 वीक लो है। और 52 वीक अगर हाई की बात की जाए तो ₹11 का है, जो कि ये दिखा रहा है कि ये वर्तमान में इसमें कितनी कमी आई हुई है और ऑपरेटर इसमें कितना सक्रिय है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ वॉल्यूम आप देखिए, जब पिछला जो सितंबर में 1 को ट्रेडिंग हुआ है तो उसमें दिखा रहा है कि लगभग 70,88,696 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है। पे अगर हम थोड़ा इसके टेक्निकल की बात कर लें तो इसका जो टेक्निकल जो ट्रेंडिंग है वो आप दिखा रहे हैं कि डेली में बियरिश है और मूविंग एवरेज भी बियरिश है, जबकि टेक्निकल इंडिकेटर न्यूट्रल है। मूविंग एवरेज जो क्रॉस ओवर है वो न्यूट्रल है। अगर हम इसके वहीं वीकली अगर टेक्निकल की बात करें तो वो भी बियरिश दिखा रहे हैं और सारे बियरिश दिखा रहे हैं। मंथली में भी ये दिखा रहे हैं कि बियरिश है। और इसका जो मंथली में आप देखिए कि मूविंग एवरेज तो न्यूट्रल है, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर बियरिश है और मूविंग क्रॉस ओवर भी इसमें बियरिश दिखा रहा है। वहीं अगर हम इसके प्राइस हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 वीक में इसने लगभग 8% का निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं 1 मंथ में इसने लगभग 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अब 3 महीने की बात करें तो इसने लगभग 17% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन जैसे ही ये टेल डेट पे आते हैं पूरा मामला बदल जाता है और ये अपने शेयर होल्डरों को लगभग 13% का ही निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 1 ईयर में इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 62 से 63% के बीच में निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अगर 3 साल की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 75% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें आप देखिए कि इसका जो प्राइस वेरिएशन है वो बहुत ही अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि इसमें जो पिछले 3 सालों में लगभग 75% का निगेटिव रिटर्न निकाल के ये शेयर दिया है। वहीं अगर हम इसके वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि इस शेयर में जो टोटल ट्रेडिंग हुई थी फ्राइडे को, जब मार्केट बंद हुआ था 1 सितंबर को, तो इसमें लगभग 70 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई थी और पूरी की पूरी डिलीवरी के रूप में उठा ली गई है, जो कि ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टरों का भरोसा इस पर अभी भी बना हुआ है इतने गिरावट के बावजूद भी। वहीं स्टडी की बात करें अर्थात 1 दिन पहले की बात करें तो इसमें 39 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें सारे के सारे डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए थे। अर्थात इसमें 70 लाख शेयर डिलीवरी के रूप में उठाना, 39 लाख उठाना। उसके बाद अगर 1 वीक का एवरेज अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें लगभग 45 लाख शेयरों की एवरेज ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से पूरे के पूरे डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं। वहीं हम अगर 1 मंथ के एवरेज ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें लगभग 8 करोड़ शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और इसमें से लगभग 4 करोड़ के आसपास जो डिलीवरी के रूप में उठा लिया गया है, जो कि लगभग 51 से 52% के आसपास होते हैं। तो इस हिसाब से इसमें देखिए कि लगातार जो ट्रेडिंग हो रही है वो ट्रेडिंग तो अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ हो रही है, लेकिन वॉल्यूम के साथ होने के साथ साथ इसमें डिलीवरी भी ज़बरदस्त उठाई जा रही है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है इस पर अभी भी इन्वेस्टरों का भरोसा बना हुआ है। हालांकि इसमें एक चीज़ जो निकल के आ रही है वो ये
जिसको हम अपने पिछले भी कई वीडियो में कवर कर चुके हैं कि इसमें ऑपरेटर बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और जब भी ऑपरेटर इसमें सक्रिय होते हैं तो ये अच्छा खासा वॉल्यूम बन ही जाता है और ऑपरेटर जो है बहुत कम प्राइस पे मतलब कम पे खरीदते हैं और ले आके एक ही बार डंप करके अचानक से रिटेल इन्वेस्टर को फंसा देते हैं। तो इसमें अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अगर करना है तो उससे पहले इसका फंडामेंटल जरूर जांचिए। अगर फंडामेंटल जांचने के साथ साथ इसके हिस्ट्री के बारे में जरूर जानिए कि ये कंपनी करती क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है और साथ ही साथ ये जो कंपनी है उसको कितने अभी आर्डर मिले हैं, क्या क्या और जो इशू हैं केस इस पे कौन से चल रहे हैं, साथ ही साथ इसका ग्रोथ प्लान क्या है। ये सारे जांचने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ये जो है एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर की सबसे बड़ी जो कमी होती है वो ये कि अगर ये आपको हीरो बनाता है तो जीरो भी बनाने की क्षमता रखता है। अर्थात अगर 1 रुपये को ये अगर 500 रुपये बनाने की क्षमता रखता है तो 500 रुपये अगर आपने जो लगाया है उसको जीरो बनाने की भी ये क्षमता रखता है। तो अर्थात ये कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है इन सब डेटा को ध्यान में रखते हुए फिर कोई इन्वेस्टमेंट करिएगा और जब भी इन्वेस्टमेंट आप करिएगा उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिएगा और अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसके माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती है और नहीं ये प्रयास किया जाता है कि आपको ये सजेशन दिया जाए। एक चीज़ और, इससे जो फंडामेंटल एनालिसिस और हिस्ट्री के बारे में अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके इंड स्क्रीन में इससे पहले जो भी वीडियो बने हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस से संबंधित और इससे जो भी आर्डर मिले हैं या प्रोजेक्ट मिले हैं उससे संबंधित जो भी वीडियो हैं इसके इंड स्क्रीन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके इसके डिटेल से देख सकते हैं। अब हम अगर थोड़ा सा इसका प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लें तो यहाँ पे आप देखिए इसमें सबसे जो कमी दिखाई दे रही है, जो सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है वो है प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न का इसमें लगभग सिर्फ और सिर्फ 2% का होना, जो कि ये दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है इस पे प्रमोटर का भरोसा नहीं रहा है। अर्थात ये जो है इसमें पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 98% है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो प्रमोटर हैं यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिए लगभग 2% के आसपास ही प्रमोटर होल्डिंग है और सिर्फ इसमें दो ही जो इन्वेस्टर हैं, दो ही होल्डर हैं, एक है प्रमोटर दूसरा है पब्लिक। तो जो प्रमोटर के पास मात्र 2% है, जो कि इसको एक निगेटिव और कंसर्निंग पॉइंट है, और वही पब्लिक के पास देखें तो 98% है। और इसी 98% में जो आपको रिटेल इन्वेस्टर तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और मिलते हैं वो है ऑपरेटर, और यही ऑपरेटर जो है सारा गेम बिगाड़ देते हैं और रिटेल इन्वेस्टरों को नुकसान झेलने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि ये कम प्राइस पे कोई भी शेयर खरीदते हैं। अर्थात कोई का मतलब ये जीजी इंजीनियरिंग शेयर खरीद लेते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने 1 रुपये पे खरीदा और 1 रुपये 5 पैसे पे बेच दिया, अगर क्वांटिटी इसकी अच्छी है, करोड़ों में है, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और जैसे ही ये खरीदते हैं तो इसमें तेज़ी आती है और तेज़ी आने के साथ ही साथ इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है टूट पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही ये बेचते हैं उसके बाद इसमें गिरावट आती है और लोअर सर्किट लग जाता है। यही कारण है कि इसमें जो ऑपरेटर लगातार सक्रिय हैं, क्योंकि एक तो ये पेनी शेयर है और जैसे ही अभी हम जो न्यूज़ की बात कर रहे थे अभी, जिसमें फंड रेजिंग से मामला निकल के आया है, जो फंड रेजिंग ये करने वाली है उसको अप्रूवल मिल चुका है। तो जैसे ही आप देखेंगे इसका जो फंड रेजिंग से संबंधित जो मामला निकल के आया उसके ऊपर ऑपरेटर फिर से सक्रिय होने वाले हैं, और जैसे ये सक्रिय होंगे इसमें देखेंगे जो 1.5% का लोअर सर्किट लग रहा है ये आपको अपर सर्किट जो लग सकता है, और जैसे ही अपर सर्किट इसमें लगेगा फिर से देखिएगा कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर टूट पड़ेंगे, और फिर जैसे ही ये मामला फाइनल होगा उसके बाद फिर से ये ऑपरेटर डंप करके और निकल जाएंगे और इसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएंगे। तो दोस्तों बस इसमें यही एक चीज़ निकल के आ रही है कि जो है आप लोग सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करिएगा, और कोई जो भी इन्वेस्ट करिएगा उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिएगा। इसमें एक कंसर्निंग पॉइंट और भी है, और वो है पहला जो कंसर्निंग पॉइंट हम आपको बताए थे कि इसमें प्रोमोटर का मात्र 2% का टोटल होल्डिंग है, और दूसरा जो कंसर्निंग पॉइंट वो है ये ESM स्टेज 2 में शामिल है। अर्थात सेबी इस पे बहुत करीबी से निगरानी रखती है और ये देखती है कि कोई भी इसमें इलीगल एक्टिविटीज न हो, जिससे कि रिटेल को थोड़ा बहुत बचाया जा सके। हालांकि इसमें पूरा नहीं बचा सकते हैं, सेबी नहीं बचा सकते, क्योंकि ऑपरेटर जो है खुद ही सक्रिय होते हैं, तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर तो थोड़ा मुश्किल से ही बच पाते हैं। लेकिन फिर भी सेबी जो है प्रयास करती है कि इसमें इलीगल एक्टिविटीज को रोका जा सके। अब हम अगर बात करें कल बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें हुए निर्णय के बारे में, तो यहाँ पे आप देखिए जो प्रेफरेंशियल इश्यूज हैं 2 तारीख को, उसके बारे में इन्होंने डिटेल से बता दिया है कि ये जो है कि किनको ये इशू करने वाले हैं और कितने शेयर इशू करने वाले हैं, किस प्राइस पे इशू करने वाले हैं, और ये जो मीटिंग है 2 तारीख को उसके आउटकम भी इन्होंने दे दिया है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और आपको उससे पहले निकल के आई थी कि ये जो मीटिंग होने वाली थी उससे पहले जो इनके फाइनेंशियल चीफ ऑफिसर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जो कि ये कंसर्निंग पॉइंट है। अर्थात किसी भी
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का बोर्ड मीटिंग से पहले इस्तीफा देना अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क इस कंपनी पे लगाता है। और यही कारण है कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप थोड़ा सोचिए समझिए और इसका फंडामेंटल और हिस्ट्री देखने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, इन्हीं सबको डिटेल से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा वो मीटिंग का जो टोटल आउटकम है उसके बारे में। यहाँ पे देखिए 2 तारीख को ये निकल के आया है और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसका क्या आउटकम निकल के आया है। और इसको अगर हम डिटेल से देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो फंड रेजिंग करने वाले हैं, कितने का फंड रेजिंग करने वाले हैं, इन्होंने डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए फंड रेजिंग, और ये लगभग 75 करोड़ शेयरों की जो है ये टोटल इशू करने वाले हैं और इसी के माध्यम से इशू करके फंड रेजिंग करेंगे। और इसका जो टोटल जो प्राइस बता रहे हैं लगभग 99 करोड़ के आसपास, अर्थात ये मान के चलिए लगभग 100 करोड़ के आसपास का ये टोटल फंड रेजिंग करने वाले हैं। और इसका जो प्राइस निर्धारित इन्होंने किया है वो ₹1.32 के आसपास निर्धारित किया गया है। अर्थात ये जो प्रति शेयर है वो ₹1.32 पे ये इशू करेंगे और ये 75 करोड़ शेयर टोटल इशू करेंगे, जिसके अगर हम प्राइस देखें तो लगभग 100 करोड़ के आसपास बनता है। अर्थात ये 100 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग करने वाले हैं। और ये जो 100 करोड़ की फंड रेजिंग करेंगे उसमें जो ये 75 करोड़ शेयर जो इशू करने वाले हैं, इशू किसे इशू करने वाले हैं तो इसके बारे में इन्होंने बताया है कि ये जो है ₹1.32 पे इशू करेंगे। किसको? प्रमोटर को कुछ इशू करेंगे, कुछ नॉन प्रमोटर को इशू करेंगे और कुछ पब्लिक कैटेगरी में भी इशू करने वाले हैं प्रेफरेंशियल बेसिस पे। तो यही सब इन्होंने बताते हुए इसको आगे बढ़ाया है। और अब इसके नीचे अभी हम चलते हैं, इसके डिटेल के बारे में भी थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि जो प्रमोटर में हैं मिस्टर कमल बेरीवाल, उनको ये 2 करोड़ शेयर इशू करने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखते चले जाइए, ये जो नाम निकल के आ रहे हैं ये टोटल नॉन प्रमोटर हैं जो कि पब्लिक से जुड़े हुए हैं। इनको में आप देखिए कि लगभग 4.5 करोड़, 4.5 करोड़, 4 करोड़ 50 लाख, 4 करोड़ 50 लाख, ये सारे के सारे इनको इशू करने वाले। उसमें आर्यदीप हैं, अयोध्या हैं, इसे ऐसे ही अगर नाम अगर पढ़ते चले जाएँ तो इसमें लगभग 17 टोटल नॉन प्रमोटर हैं। और लगभग इसमें आपको बताया था कि बेनीवाल साहब जो हैं एक प्रमोटर हैं। तो इनको अगर यहाँ पे सब जोड़ के हम देखें तो लगभग 75 करोड़ जो शेयर है इन्हीं सबको इशू होने वाला है। अब हम अगर इसके डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए टाइप ऑफ सिक्योरिटी प्रपोज्ड वी इशूड, अर्थात जो फुली जो है कन्वर्टेबल वारंट्स हैं, अर्थात जो है फुली कन्वर्टेबल हैं, ये जो टाइप ऑफ इशुएंस हैं वो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, अर्थात ये प्रेफरेंस के आधार पे ये अलॉट कर रहे हैं इस जो है शेयर को। और जो टोटल नंबर से ऑफ शेयर हैं वो 75 करोड़ है, जिसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और इसका जो प्राइस होने वाला है वो ₹1.32 होने वाला है। इससे और अभी हमने देखा था कि ये जो शेयर है लगभग ₹1.18 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ये मान के चलिए कि इसमें हो सकता है कि जब कल बाजार खुले तो इसमें थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दे, क्योंकि ₹1.32 के आसपास ये पहुंचने का प्रयास कर सकता है और कल हो सकता है इसमें अपर सर्किट भी लग जाए। वहीं अगर हम इसके टोटल जो फंड की बात करें तो इससे लगभग जो कंपनी है यानी जो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड से कंपनी है उसको लगभग 100 करोड़ के आसपास यानी 99 करोड़ रुपए प्राप्त होने वाले हैं इस फंड रेजिंग के माध्यम से। और इस शेयर जो इशू करने वाले हैं 75 करोड़ उसके माध्यम से। तो दोस्तों ये यहाँ पे वही फिर से ये बता रहे हैं और वही फिर से ये दोहराने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हम काम करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अपॉइंटमेंट भी हुए हैं, चूँकि हम बता चुके हैं आपके कि जब हम देखेंगे तो उसमें ये भी देखेंगे कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं, कुछ मैनेजमेंट में चेंज हुए हैं। तो उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि इसमें कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं। और इसमें जो एक अपॉइंटमेंट हुआ है वो है मिस्टर अंशु जैन, और ये क्या करेंगे, ये जो है डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे, अर्थात ये CEO के तौर पे मिस्टर अंशु जैन का जो है अपॉइंटमेंट हुआ है। और ये जो है होल टाइम डायरेक्टर के रूप में या और CEO के रूप में ये काम करने वाले हैं। अगर हम इनके ब्रीफ प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये बैचलर कॉमर्स यानी BCom किए हुए हैं और लगभग इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड अदर एलाइव मैटर्स में। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डायरेक्टर जो नियुक्त हुए हैं वो जो अंशु जैन हैं उनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा इसमें बदलाव किया गया है वो मिस्टर वीरेंद्र शर्मा जी हैं, उनका अपॉइंटमेंट किया गया। और ये किस के आधार पर किया गया है, क्योंकि आप जब इसका न्यूज़ देख रहे थे उसे तो मैं बताए थे कि चीफ
फाइनेंशियल ऑफिसर ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया था। 2 तारीख को, जो 2 सितंबर को मीटिंग होनी थी, उससे ठीक पहले 1 सितंबर को ये जो है इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, जो कि एक कंसर्निंग पॉइंट होता है किसी भी चीफ फाइनेंशियल जो ऑफिसर होते हैं उनको, उनका इस्तीफ़ा। तो यही कारण है कि जल्दीबाजी में इन्होंने एक नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का नियुक्ति कर दी है, ताकि जो है इन्वेस्टरों का भरोसा इस पे कायम रहे। और इनका नाम जो है वो है वीरेंद्र शर्मा, और ये वीरेंद्र शर्मा जी हैं, इनका जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में अपॉइंटमेंट कर दिया गया। और अगर हम इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, ये बैचलर ऑफ कॉमर्स अर्थात बीकॉम किए हुए हैं, और इनके पास 5 वर्ष का जो टोटल एक्सपीरियंस है अकाउंट में, फाइनेंस में, टैक्सेशन में और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ अदर जो इनके साथ जुड़े जो भी सेक्टर हैं उनके रूप में। इसके अलावा एक इन्होंने इस्तीफ़ा भी हो गया है, जो रिजिग्नेशन दे दिया है। ये कौन है जो रिजिग्नेशन दे दिया? वो हैं इनके प्रमोटर। ये जो प्रमोटर हैं वो जो है कमल बेरीवाल साहब। अभी हम ऊपर देख रहे थे कि इनको जो है लगभग अच्छी खासी शेयरों की, लगभग 2 करोड़ के आसपास शेयरों की जो है इनको अप्रूवल मिला है, अर्थात ये जो है खरीदने वाले हैं प्रमोटर के रूप में। तो इन्होंने ये इस्तीफ़ा, रिजिग्नेशन अपना दे दिया है, और इसका कोई भी कारण फिलहाल तो नहीं बताया है। और ये जो डेट ऑफ रिजिग्नेशन है वो 2 तारीख को है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनका रिजिग्नेशन बहुत ही क्वेश्चनेबल है, और यही कारण है कि इसमें जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। इसके अलावा एक इस्तीफ़ा और हुआ है मिस्टर दीपक कुमार गुप्ता का, और ये जो इस्तीफ़ा हुआ है वो नॉन एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर थे, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, उसके पद से हुआ है। और इनके ही पद पे जो है, गुप्ता जी के पद पे, ये देखिए अंशु जैन का जो है अपॉइंटमेंट हुआ है। इसके अलावा इस मीटिंग में 2 निर्णय और लिया गया है, और एक निर्णय जो हम अभी देख ही चुके हैं कि 100 करोड़ के आसपास जो है इन्हों फंड रेजिंग करने जा रहे हैं। दूसरा जो निर्णय ये लिए हैं कि इसमें मैनेजमेंट में बदलाव किए हैं, और तीसरा जो निर्णय इन्होंने लिया है, ये निर्णय लिया है कि जो 90 करोड़ का जो ऑथराइज शेयर कैपिटल इनके पास है, उसको बढ़ाकर 165 करोड़ का ये ऑथराइज कैपिटल करने वाले हैं। जो ये ऑथराइज कैपिटल अगर ये बढ़ा लेते हैं तो इस कंपनी का फ्यूचर जो है बहुत ही एक तरीके से ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो जैसे ही किसी भी कंपनी का ऑथराइज जो कैपिटल होता है उसमें अगर बढ़ोतरी होती है, तो ये मान के चलिए उसमें जो है उस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है आगे चल के, क्योंकि ये जो पैसा बढ़ेगा वो उसके इन्वेस्टमेंट पे खर्च होगा, और जैसे ही कोई भी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका जो है ग्रोथ आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो इसमें जो है इनका जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज करने वाले हैं, जो कि 90 करोड़ से बढ़ा के 165 करोड़ करने वाले हैं। और अब जो अंतिम ये जो निर्णय लिए हैं वो ये कि ये जो 17वीं एनुअल जनरल मीटिंग होनी है वो 29 सितंबर को होनी है, और ये जो है 5:30 यानी 6 बजे के आसपास शुरू होगा, और 6:30 बजे के आसपास ये ख़त्म हो जाएगा। और हो सकता है कि इसी एनुअल जो जनरल मीटिंग हो 17वीं, उसी में ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो वोटिंग होगी, उसमें हो सकता है कि ये जो शेयर अप्रूव किया जा रहा है, जो शेयर जो है दिया जा रहा है लगभग 75 करोड़ शेयर, और उससे फंड रेजिंग जो लगभग 99 करोड़ जो फंड रेजिंग की जा रही है, उसके लिए शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाए, क्योंकि इसमें 98% के आसपास जो है ये पब्लिक जो है इसको शेयर को धारण की हुई है। तो हो सकता है कि इसी में जो है अप्रूवल के लिए बोला जाए और मीटिंग कंडक्ट की जाए, जो कि सितंबर 29 को ये संभव हो सकता है, और वही अप्रूवल मिलने के बाद ही इसमें जो आगे की प्रक्रिया है हो सकता है इसको बढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों बस यही न्यूज़ आपको देनी थी कि इसके जनरल मीटिंग में क्या हुआ है और क्या क्या बहुत बड़े बड़े जो निर्णय लिए गए हैं। तो यही सब निर्णय लिए गए हैं, इस सबको ध्यान में रखते हुए ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो अपने वित्तीय सलाहकार संपर्क जरूर कर लें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स हैं आपको समय समय पे ऐसे ही मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।